I secured a 100 percentile in JEE Mains 2026 January session. I joined the Quizzer test series. The test series was very relevant and covered everything in a lot of depth. The question quality was also very relevant and close to the JEE Main exam level. इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे और रेलेवेंट है. The questions in the test series were very relevant. The papers were very relevant. Extremely relevant. Extremely relevant. Very relevant. Really relevant. Very relevant. Very relevant. 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 हेलो बच्चों, नमस्ते, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन. स्वागत है आपका आज के ब्रिज कोर्स के इस सेशन में. बच्चों, अभी तक आपने देखा होगा आपको हर लेक्चर के बाद एक होमवर्क डीपीपी मिल रही है. हर लेक्चर को बड़ी शिद्दत से डिज़ाइन किया गया है और अपनी तरफ से एक ऑनेस्ट एफर्ट है आपको 11th से 12th का ट्रांजिशन कराने के लिए. जिस भी बच्चे को बहुत अच्छे से आता है उस बच्चे के लिए इरोडोव के भी सवाल हमने इस सीरीज़ में कंटिन्यू किए हैं और जिस बच्चे की कुछ कमी रह गई उस बच्चे को बेसिक से सारे कंसेप्ट सिखाए गए हैं. तो आइए बच्चों, आज की जर्नी होगी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की. हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे आज? फ्री बॉडी डायग्राम पे. अलग अलग टाइप के फोर्सेस कैसे बनाएंगे एफबीडी में वो पहले हम सीखेंगे. न्यूटन्स के लॉज सीखेंगे, सेकेंड लॉ के एप्लीकेशन सीखेंगे, पुली ब्लॉक डायग्राम सीखेंगे, इक्विलिब्रियम के केसेस सीखेंगे, लेमीज थ्योरम सीखेंगे, हम पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स जैसा मैंने कहा सीखेंगे, सूडो फोर्स सीखेंगे, स्प्रिंग फोर्स सीखेंगे और फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे एनएलएम के एफबीडीज का यूज़ होगा और फिर हम एक इरोडोव का सवाल करेंगे. तो आइए बच्चों, लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी. आज हम न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन पे फोकस करेंगे. सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? बच्चों, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे अलग अलग दिशाओं में. यस, तो जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस इस सिस्टम पे लग रहे हैं वो हम ड्रॉ करते हैं. ड्रॉ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी. तो बॉडी पे जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे इस बॉडी का एफबीडी बनाना चाहूँ, नाम दे देता हूँ 1 2 3 4 5. तो ये सारे फोर्सेस इस बॉडी पे लग रहे हैं. अब देखिए अलग अलग डायरेक्शंस में लग रहे हैं, है ना. तो अगर आप एफबीडी बनाओगे ना, एक चीज़ का ध्यान रखना, आप वेक्टर की जो जनरल प्रैक्टिस होती है टेल टू टेल ज्वाइन करना, वैसे करके बनाना. सारे फोर्सेस का वेक्टर ड्रॉ करना है, एक ही पॉइंट से ड्रॉ करना, बॉडी के सेंटर ऑफ मास से उसको ओरिजिन मान के ड्रॉ करना और टेल टू टेल मार्क करना. जैसे मैं बताता हूँ, इसको 1 को आप ऐसे बना दीजिए, 1, 2 को आप ऐसे बना दीजिए, 3 को आप ऐसे बना दीजिए, 4 को आप ऐसे बना दीजिए, 5 को आप ऐसे बना दीजिए. तो सारे फोर्सेस टेल टू टेल ज्वाइन कीजिएगा, एक ही पॉइंट से बनाइएगा. सेम डायरेक्शन में हो तो एक ही डायरेक्शन में 2 एरो दिखा दीजिएगा. समझ गए बेटा? तो इस तरीके से आपको ये एफबीडी बनाना है. अब मैं हर फोर्स को कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं सिखाने वाला हूँ. पहले अलग अलग फोर्सेस जो अभी हमारे सिलेबस में आने वाले हैं, वेट, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन और 12th के पहले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इन सब फोर्सेस को ड्रॉ करना आज हम सीखेंगे. यस, सबसे पहले वेट. वेट क्या होता है बेटा? mg. mg क्या है? अर्थ जो फोर्स लगा रही है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किधर होता है? अर्थ के सेंटर की तरफ. अर्थ के सेंटर की तरफ होता है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, जिसे आप शो करते हो. तो जनरली हम जब, जैसे मान लीजिए ब्लॉक रखा है ग्राउंड पे, तो इसका एफबीडी बनाएंगे जब, तो सबसे पहले जो फोर्स है वो mg बनाएंगे. हर बार mg बनाएंगे, चाहे कैसे भी हालात हो, mg मत भूल जाना. ग्रेविटी तो हर जगह है ना. काफ़ी बच्चे ग्रेविटी इतना ऑब्वियस होता है कि ग्रेविटी mg लगाना भूल जाते हैं. ऐसी गलती मत करिएगा, mg हमेशा लगाइएगा. जैसे मैं एक नया हालात देता हूँ, मान लीजिए मैं इंक्लाइन प्लेन दे देता हूँ. यहाँ पे m मास है और ये एंगल थीटा पे ब्लॉक को रखा हुआ है.
तो ग्रेविटी किधर बुला रही है बेटा? ग्रेविटी तो अभी भी नीचे ही लग रही है mg, इस तरीके से बेटा। यस, समझ गए? अब आप समझना, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ब्लॉक जो है ऐसे स्लाइड करेगा इस तरफ, ये एक्सिस पे ब्लॉक स्लाइड करेगा। तो जिस तरफ मोशन हो रहा होता है हमें फोर्स का कंपोनेंट उस एक्सिस पे लेना होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिस तरफ मोशन हो रहा होता है फोर्स का कंपोनेंट उसी एक्सिस पे लेना होता है। तो आ जाओ बेटा, ये हो गया 90 और ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। यस, तो mg का इधर कंपोनेंट क्या आ गया? mg cos 90 माइनस थीटा। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? वो होता है साइन थीटा। यानी ये फोर्स आ गया बच्चे mg साइन थीटा। यानी इस तरफ फोर्स कितना आ चुका है? mg साइन थीटा। ये ध्यान रखना, इसको कहेंगे क्या? कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ mg अलोंग द इंक्लाइन। ठीक है, अच्छा, एक कंपोनेंट इंक्लाइन के अलोंग, दूसरा ऐसे आ जाएगा। अगर ये साइन है तो ये कॉस हो जाएगा, तो ये हो गया mg cos थीटा। तो ये डायग्राम अपनी आंखों में बसा लीजिए। इंक्लाइन के अलोंग mg sin थीटा, इंक्लाइन से परपेंडिकुलर mg cos थीटा, इंक्लाइन आपका एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। सपोज बेटा अगर ऐसा डायग्राम होता तो आप FBD में इस तरफ mg sin थीटा बनाते, इंक्लाइन के अलोंग और इंक्लाइन से परपेंडिकुलर mg cos थीटा बनाते। ध्यान रखेंगे बच्चे। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं टेंशन। टेंशन नाम लेने से टेंशन में मत आइएगा। नो टेंशन व्हेन वी आर हियर। ठीक है बच्चों? तो आपका टेंशन क्या होता है? वायर का फोर्स, रस्सी का फोर्स। एक डब्बे को रस्सी से बांध के छत से लटका दो। यस, तो इसको वजन mg नीचे बुला रहा है। यस, लेकिन ये जा तो नहीं रहा है, ये हैंग कर रहा है। तो रस्सी इस पे फोर्स लगा रही होगी, रस्सी का फोर्स इसका mg को बैलेंस कर रहा होगा। वो जो रस्सी का फोर्स इस पे लग रहा है उसे आप क्या कह रहे हो? टेंशन। अब इस ब्लॉक पे टेंशन किधर लग रहा है बेटा? आ जाओ समझना। तो जिस तरफ रस्सी, ब्लॉक पे जहां पे रस्सी है, जिस तरफ रस्सी है उस तरफ टेंशन है। सिंपल, टेंशन ऊपर, खत्म। बड़ा ही सिंपल है। आप देखोगे किताबों में पुल पुश बहुत कुछ लिखा रहता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो बड़ी सिंपल सरल भाषा में समझा रहा हूँ। जिस तरफ रस्सी उस तरफ टेंशन। और समझते हैं, मान लीजिए एक ब्लॉक पे एक रस्सी इधर, एक रस्सी इधर, एक रस्सी इधर, 1 2 3 FBD बना के दीजिए। नीचे भी बना देता हूँ, ये रहो 4। तो इस ब्लॉक का FBD क्या हो गया? देखिए इस पे 4 रस्सी है, तो 4 टेंशन। बहुत टेंशन में बेचारा ब्लॉक। पहली रस्सी इस तरफ, तो इस पे टेंशन इस तरफ T1। दूसरी रस्सी ऊपर, तो दूसरा टेंशन ऊपर। तीसरी रस्सी, तीसरा टेंशन। चौथी रस्सी, चौथा टेंशन। जिस तरफ रस्सी उस तरफ टेंशन। सिंपल, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है ना? ऐसे आप बहुत कॉम्प्लिकेट भी किया जा सकता है सवाल को। अब जैसे इसका FBD बनाना हो तो 2 रस्सियाँ हैं, 1 2। तो आपसे पूछो ब्लॉक पे देखो बेटा 1 रस्सी किधर है? इस तरफ, तो 1 टेंशन किधर? इस तरफ। 2 रस्सी इधर, तो 2 टेंशन इधर। और साथ में अगर mg है, ग्रेविटी है जो होती है, तो साथ में mg भी बनाएंगे इस तरीके से। ये आपका कंप्लीट हो गया इस केस का फ्री बॉडी डायग्राम। ये FBD बन गया ब्लॉक का। समझे FBD क्या होता है? आओ अलग अलग सिनारियो देखते हैं। अब देखिए बहुत सारी रस्सियों के साथ मिलके एक सेटअप बनाया हुआ है। ये एक डब्बा है, तो हर एक पॉइंट पे FBD बनाना होता है कई बार। जैसे मान लीजिए सिस्टम रेस्ट पे, तो आपको डब्बे को भी रेस्ट पे करना है, इक्विलिब्रियम में करना है। फिर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे भी इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करनी, फिर इस पॉइंट पे भी इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करनी। यानी आपको 3 FBD बनाने, इसका, इसका और इसका। तो आइए बनाते हैं। ब्लॉक के लिए mg नीचे, और देखिए A रस्सी ऊपर, तो A टेंशन ऊपर। समझे?
अच्छा, अब ये पॉइंट का, पॉइंट पे बी रस्सी किधर, इधर, तो बी का टेंशन, सी का टेंशन और ए का टेंशन। सिंपल। देखो ब्लॉक के लिए रस्सी का ऊपर थी तो रस्सी पे टेंशन ऊपर। अब ये पॉइंट पे देखेंगे तो पॉइंट का mg नहीं लेते हैं, पॉइंट हमारा सारी रस्सियाँ आइडियल रस्सियाँ मासलेस होती है, तो पॉइंट सारे मासलेस हैं। तो पॉइंट पे 3 रस्सियाँ, 1 2 3, 1 टेंशन 2 टेंशन 3 टेंशन, इस तरीके से। फिर देखिए ये एंगल थीटा बन दिया है। अब आप कंपोनेंट लेते हैं फिर अगले डायग्राम में, इसके कंपोनेंट भी लेना सिखा देते हैं। टी सी कॉस थीटा 1, ऊपर टी सी साइन थीटा 1, नीचे टी ए और इस तरफ टी बी। जब आप बोलेंगे ना सिस्टम रेस्ट पे है, सारे फोर्सेस बैलेंस है, तो ऊपर नीचे फोर्स बैलेंस करके टी ए आ जाएगा, ऊपर नीचे बैलेंस करके टी सी आ जाएगा, आगे पीछे बैलेंस करके टी सी की वैल्यू रख के टी बी आ जाएगा। इस तरीके से ये सवाल होता है। ऊपर वाले का भी बना लेते हैं। अब देखिए डी का टेंशन इस तरफ था, ई का टेंशन इस तरफ था एंगल थीटा 2 पे, और देखिए आपका सी का टेंशन वो भी कुछ टिल्टेड है, और सी का जो टेंशन है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा 1 पे बेटा, तो ये एंगल थीटा 1 है। अब जब कंपोनेंट लीजिएगा तो इस तरफ टेंशन डी, टेंशन ई कॉस थीटा 2, ऊपर टेंशन ई साइन थीटा 2, और टी सी के इस तरफ टी सी कॉस थीटा 1 और टी सी का इधर टी सी साइन थीटा 1। इस तरीके से होगा। घबराओ मत देख के, मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं लिए, सब वेरिएबल लिए ना, इसलिए थोड़ा सा आपको डरावना लग सकता है। सब में वैल्यू ले लूँगा ना 30 60 तो बड़ा ही आसान लगने लगेगा। फिर अगर रेस्ट पे दे तो ऊपर नीचे बैलेंस, आगे पीछे बैलेंस, समझ गए। ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो इन दोनों का एडिशन करके इसके बराबर करेंगे, आगे समझेंगे। अब देखिए ये एक सेटअप है, इस सेटअप में क्या करना है, M3 M2 M1, इसका FBD बना दीजिए जल्दी। M1 का M1G नीचे, M1 पे कितनी रस्सी, एक रस्सी, तो कितने टेंशन, एक टेंशन, किधर, ऊपर। सिंपल। M2 पे आ जाइए, M2 का FBD नीचे M2G, इस पे कितनी रस्सी, 2 रस्सी, समझ गए, 2 रस्सी। अब देखो जैसे मेरी एक बात समझना, जब भी आपको M2 का FBD बनाना है तो सारा फोकस बेटा M2 पे होना चाहिए, तब आप बाकी पूरी दुनिया को भूल जाओ, बाकी पूरी दुनिया को भूल जाओ, सारा फोकस M2 पे रखो। क्या बोलोगे आप, M2 पे 2 रस्सियाँ, एक ऊपर एक नीचे, तो M2 पे 2 टेंशन, एक ऊपर एक नीचे, बस ये ध्यान रखना है। जब हम पूरा मिक्स मैच करके सोचते ना, फोकस डिस्टर्ब हो जाता है, तब गलत कर देते डायरेक्शन। तो आ जाओ, बी पे फोकस करना है ना, तो बी के रस्सी ऊपर तो टेंशन बी ऊपर, ए वाली रस्सी नीचे तो टेंशन ए नीचे। ऊपर आ जाओ बेटा, M3 का FBD, M3G नीचे, M3 पे 2 रस्सियाँ, एक रस्सी ऊपर, ऊपर टेंशन सी, एक रस्सी नीचे, नीचे टेंशन बी। इसको बैलेंस करके टी ए निकालेंगे, इनको बैलेंस करके टी बी निकालेंगे, और इनको बैलेंस करके हम टी सी निकालेंगे। अब आते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन पे। नॉर्मल रिएक्शन मतलब टच वाला फोर्स, टच करने वाला फोर्स। यहाँ पे देखिए, आप किसी भी कांटेक्ट में है सरफेस के साथ, किसी भी सरफेस के साथ टच में आ गए तो वो सरफेस आपको पुश करता है, वो सरफेस आपको मारता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से मॉलिक्यूल्स आपको हिट करते हैं। तो ये जो कांटेक्ट वाला फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यस, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो ये ब्लॉक के लिए बनाते हैं, ठीक है। अब आप समझना यहाँ पे, तो ब्लॉक टच में है ग्राउंड के, तो ग्राउंड उसको हिट कर रहा होगा, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा। अगर मैं ब्लॉक को इस दीवार के साथ टच में करूं तो ये टच के कारण क्या होगा, हिट होगा, इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। जिस भी सरफेस के आप कांटेक्ट में आते हो वो सरफेस आपको
पुश करती है, वो सरफेस आपको हिट करती है, तो उस सरफेस के कारण ऐसे फोर्स लगता है। अलग अलग मैं डायग्राम बनाऊंगा। यहाँ पे देखिए mg नीचे था तो जमीन उसको नीचे गिरने नहीं दे रही, जमीन उसको जाने नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि फोर्स लगा रही होगी ना नॉर्मल रिएक्शन, जो mg का इफेक्ट बैलेंस कर रहा होगा। किसी भी टच में आ जाए, जैसे मान लीजिए दो ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में आ गए, ये A B, अब B का FBD देखिए, तो A B को हिट करेगा इस तरफ और B A को हिट करेगा इस तरफ। ऐसे जो भी सरफेसेस कांटेक्ट में है वो आपको हिट कर रहे हैं, तो वो आपको FBD में बनाने हैं। समझ गए? आइए और देखते हैं इसके। मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन पे बना ले, तो इंक्लाइन प्लेन पे सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सरफेस इस ब्लॉक को इस तरफ हिट करेगी, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब ध्यान से समझना, एक चीज जो आपको इंक्लाइन प्लेन में याद रखनी है, ये एंगल थीटा एक्शन रिएक्शन से ये थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा और ये वाला थीटा। अब याद रखना जो मैं कह रहा हूँ, अगर इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल से थीटा बनाएगा। अगर इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल से थीटा बनाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए, ए सरफेस कितने लोगों के कांटेक्ट में? दो लोगों के कांटेक्ट में, ग्राउंड के और ब्लॉक के। तो ए पे कितने नॉर्मल रिएक्शन होंगे? दो होंगे, ग्राउंड से और बी से। आइए बी का एफबीडी बनाते हैं। तो बी के एफबीडी में स्मॉल mg नीचे और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। इस सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन को मैं बोल दे रहा हूँ नॉर्मल ए बी। तो ये बी का एफबीडी हो गया सिंपल। अब ए का एफबीडी बनाते हैं। तो कैपिटल mg नीचे, ग्राउंड से जो नॉर्मल लग रहा है वो ऊपर की तरफ, नॉर्मल बाय ग्राउंड। अब सोचो, आप एक बैग ले लो अपना, जो स्टडी बैग है उसको सर पे रख लो, तो आप पे नीचे की तरफ एक प्रेशर, फोर्स, दबाव पड़ रहा होगा। वो जो फोर्स है वही नॉर्मल रिएक्शन है। तो ए के सर पे आपने बी को बिठा दिया है, तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ होगा। अब यहाँ पे समझना आप बात, यहाँ पे ये बोलना सही नहीं है कि बी अपना वजन ए पे लगा रहा है, ये बोलना सही नहीं है। आपको क्या बोलना है? बी का नॉर्मल रिएक्शन ए पे लग रहा है, बी का नॉर्मल रिएक्शन, कांटेक्ट फोर्स ए पे लग रहा है। ये ना कहना कि बी का वजन लगा, नहीं, ये कहना कि बी का नॉर्मल रिएक्शन लगा। उसकी वैल्यू भले mg के बराबर हो सकती है, अलग अलग सिचुएशन में देखना पड़ सकता है, बट टेक्निकली करेक्ट क्या है? बी के कारण ए पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए सेटअप है, तो कैपिटल M का एफबीडी बनाते हैं। कैपिटल M कहाँ से कांटेक्ट में? ग्राउंड से नॉर्मल बाय ग्राउंड, वॉल से नॉर्मल बाय वॉल। अब ये ए बी नाम दे देते हैं। तो ए बी के बीच में भी तो कांटेक्ट है, तो नॉर्मल होगा। तो ए को बी हिट करेगा इस तरफ, तो ये हो गया नॉर्मल ए बी। यस। अब देखिए उसका एफबीडी बनाइए, छोटी वाली बॉल का, बी का, खुद का mg, इधर से जो वॉल है उसका नॉर्मल, इसे नॉर्मल वॉल 2 कह देता हूँ, और ए बी के बीच का कांटेक्ट, तो ए बी को इस तरफ मारेगा, ये रहा नॉर्मल। और आप देखेंगे ना नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर भी है, ए पे इधर लगा तो दूसरी बॉडी पे इधर लगेगा। इक्वल एंड अपोजिट ऑन डिफरेंट बॉडीज लगते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अब आते हैं स्प्रिंग फोर्स पे। स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है बेटा? स्प्रिंग का फोर्स होता है के एक्स। कई बच्चों ने ऐसे भी पढ़ा होगा माइनस के एक्स। माइनस साइन बस ये बताता है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट आप तो मैग्नीट्यूड ले लो, कितना? के एक्स, और डायरेक्शन में सिखा देता हूँ। अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे, तो स्प्रिंग कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी। स्प्रिंग क्या चाहती है? नेचुरल लेंथ पे आना। तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे पहले से ही तो कोई फोर्स लगी। अब आपने डब्बे को पकड़ के खींच दिया और छोड़ दिया, सोचो तो वापस ऐसे हो जाएगा ना, यानी स्प्रिंग के फोर्स लगा। तो ब्लॉक पे इस तरफ स्प्रिंग का फोर्स है कितना? के एक्स। कब? इलॉन्गेशन। तो जब भी इलॉन्गेशन होगा तो फोर्स स्प्रिंग की तरफ होगा।
यहाँ पे आते हैं, नेचुरल से कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करके छोड़ोगे तो वापस बाहर जाएगा, तो ऐसे में kx इस तरफ। जब भी स्प्रिंग कंप्रेस्ड होती है तो लेंथ से अपोजिट फोर्स लगाती है, जब भी स्प्रिंग इलोंगेटेड होती है तो लेंथ के अलोंग लगाती है। कुल मिला के हमेशा नेचुरल लेंथ की तरफ स्प्रिंग का फोर्स होता है। समझ गए बेटा? सिंपल, जैसे रस्सी का था ना, जिस तरफ रस्सी उस तरफ टेंशन, वैसे ही करेंगे जब स्प्रिंग इलोंगेटेड है, जिस तरफ स्प्रिंग उस तरफ टेंशन, और जब कंप्रेस है तो उल्टा करेंगे। समझ गए बच्चे? अलग अलग सेटअप में आप कर सकते हो। फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन सरफेस के अलोंग लगता है। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से परपेंडिकुलर था, फ्रिक्शन सरफेस के अलोंग। वेलोसिटी आगे बच्चे, तो फ्रिक्शन वेलोसिटी को, रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है। आगे जा रहे हो, स्लिप हो रहे हो, तो फ्रिक्शन पीछे। यहाँ पे आ जाइए, डायग्राम देखिए, ये वॉल से कनेक्टेड है, तो इसका FBD क्या बनेगा? देखिए mg नीचे, वॉल का नॉर्मल इस तरफ आ जाएगा। अब देखिए ये एक्सटर्नल फोर्स है इस तरफ, ये एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ बनाइएगा, टेल टू टेल ज्वाइन करके। अब इसको नीचे गिरने से कौन बचाएगा? तो ये जो वॉल का टेंजेंशियल अलोंग द सरफेस जो फोर्स है, फ्रिक्शन स्पेस बार ऊपर लगेगा। तो अगर ये डब्बा रेस्ट पे है तो लेफ्ट राइट बैलेंस, ऊपर नीचे बैलेंस। आगे चलते हैं, अब हम आगे के और केसेस समझते हैं। देखिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं, आइए बच्चों, अब देखिए न्यूटन के लॉस पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था? हर बॉडी जो मोशन में है वो मोशन कंटिन्यू रखेगी। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में चल रही थी तो वो वैसे ही स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी। कब तक? जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करता। कभी भी स्टेट ऑफ मोशन बदलना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगता है, इंटरनल फोर्स स्टेट ऑफ मोशन नहीं बदल सकता है। सेकेंड लॉ की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है, मोमेंटम का जो डिफरेंशिएशन है, वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, और इसी से आपका F इक्वल टू ma डिराइव होता है। और यही सबसे ज़्यादा आपकी जो प्रॉब्लम्स है न्यूमेरिकल से उसमें काम आएगा। तो इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बच्चों एक्शन और रिएक्शन, यहाँ पे फोर्सेस की बात हो रही है। जैसे मान लेते हैं ये अर्थ है, अर्थ ने ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, फोर्स लगाया mg से, तो अर्थ ने एक एक्शन किया बॉडी पे, तो बॉडी रिएक्शन फोर्स लगाएगी किस पे? अर्थ पे। तो देखो जितने फोर्स से बॉडी को अर्थ खींच रही है, ठीक उतना ही फोर्स बॉडी भी अर्थ पे लगाएगी, उतना ही फोर्स। जैसे इसका मान लीजिए 5 kg ऑब्जेक्ट है, तो mg हो गया 50 न्यूटन, तो अर्थ ने बॉडी पे कितना फोर्स लगाया? 50, तो बॉडी अर्थ पे कितना फोर्स लगाएगी? 50। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं, एक्शन एक बॉडी पे, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे। ये बात ध्यान रखना, अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। बच्चों में डाउट आता है कि सर एक्शन रिएक्शन जोड़ के जीरो क्यों नहीं हो गए? क्यों नहीं हो गए? क्योंकि अलग अलग बॉडी पे, सेम बॉडी पे नहीं है। देखिए एक्शन बाय अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट है, तो रिएक्शन बाय ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ये बाय डैश ऑन डैश ये इंटरचेंज हो जाता है। एक्शन ऑब्जेक्ट पे है तो रिएक्शन अर्थ पे है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आइए बच्चों जल्दी से सेकेंड लॉ पे थोड़ा सा डिटेल में बात करें। सेकेंड लॉ ने कहा था कि फोर्स जो है वो मोमेंटम का डिफरेंशिएशन, ये आपने सेकेंड लॉ में बताया। मोमेंटम का डिफरेंशिएशन बच्चे फोर्स है। अब मोमेंटम किसके बराबर है? मास इनटू वेलोसिटी के। तो फोर्स क्या हो गया? डिफरेंशिएशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी बाय dt। अब इसमें देखो एक चीज़ मैं और गहराई से बता दूं आपको, मास और स्पीड अगर दोनों को वेरिएबल ट्रीट करूं तो डिफरेंशिएशन करते टाइम प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल कैसा था? हमने पढ़ा था एक का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन। किस तरीके से? देखिए फोर्स आपको मिलेगा m dv by dt प्लस, अब
दूसरे का डिफरेंशिएशन, v को कर दिया मास का डिफरेंशिएशन इंटू v एज इट इज, ये फोर्स का पूरा एक्सप्रेशन हो। इसके दो केस बनेंगे बेटा। पहला केस में ले लेता हूँ मास कांस्टेंट, तो आपका ये टर्म जीरो हो जाएगी मास का डिफरेंशिएशन, और फोर्स हो जाएगा ma, जो जनरली हर केस में हम लेते ही हैं मास सिस्टम का कांस्टेंट मान के, फोर्स उस पर मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर करते हैं। अब अगर हम इधर आ जाए, यहाँ पे देखिए, अगर मैं मास को वेरिएबल मानूं और स्पीड को मैं कांस्टेंट मानूं, तो वो वाली टर्म जीरो हो गई, फोर्स आ गया v इंटू डी एम बाई डी टी। जब भी वेरिएबल मास सिस्टम करोगे ना, तो ये फोर्स लेंगे v इंटू डी एम बाई डी टी। ये ध्यान रखिएगा, v इंटू डी एम बाई डी टी। रॉकेट प्रपल्शन में जो फोर्स था, थ्रस्ट फोर्स, वो यही था, v इंटू डी एम बाई डी टी। जी हाँ बच्चों, तो ये बेसिक है मास कांस्टेंट, और सेंटर ऑफ मास में वेरिएबल मास सिस्टम आता है, वहाँ पे ये फोर्स आता है। अदरवाइज यही फोर्स हर जगह यूज़ करेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फटाफट से देखिए, मोमेंटम का अगर एक्सप्रेशन दिया हो तो डिफ्रेंशिएट करके फोर्स आ जाएगा, सिंपल, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 प्लस 0। ये फोर्स का फंक्शन आ गया, अलग अलग समय पे वैल्यू रख के अलग अलग फोर्स आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हो, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा बेटा, स्लोप यानी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मोमेंटम का फोर्स, यानी इस ग्राफ का स्लोप देगा आपको फोर्स, और फोर्स हो जाएगा यहाँ पे 1060, जो कि हो जाएगा √3 न्यूटन। समझ गए बेटा? आ जाओ। अब देखो फोर्स आपने ये तो पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन है, अगर मुझे फंक्शन दिया हो तो डिफरेंशिएट कर दूंगा। अगर मेरे को एवरेज फोर्स निकालना हो तो मैं टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, एक ऑब्जेक्ट दीवार से हिट किया m मास का v स्पीड से, इलास्टिक कोलिजन, मतलब कोई भी लॉस नहीं हुआ काइनेटिक एनर्जी में, सेम एनर्जी से वापस चला गया। तो चेंज इन मोमेंटम बताओ क्या हुआ? कुछ बच्चे बोलेंगे सर कोई चेंज ही नहीं हुआ है मोमेंटम में। बेटा मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए मैंने वेक्टर पढ़ाया था आपको। डायरेक्शन बदल गया है, पहले माइनस आई कैप में था, फिर प्लस आई कैप पे हो गया। वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा, देखिए फाइनल एम वी आई कैप में माइनस, इनिशियल माइनस डायरेक्शन में था बेटा, माइनस एम वी आई कैप में। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम होगा ये 2mv होगा। और अगर आपको फोर्स चाहिए कि ड्यूरिंग कोलिजन दीवार ने बॉल को कितना फोर्स लगाया, वो आ जाएगा एवरेज फोर्स चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, 2mv अपॉन टाइम ऑफ कोलिजन। टाइम ऑफ कोलिजन क्वेश्चन देगा आपको कितनी देर तक वो कांटेक्ट में था, 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 1 सेकेंड, जो भी टाइम दिया वो यहाँ रख के फोर्स आ जाएगा। इस तरीके से हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं मोमेंटम के साथ। आइए अब हम कुछ इक्विलिब्रियम के केसेस डिस्कस करते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब क्या बच्चे? इक्विलिब्रियम मतलब याद रखना, नेट फोर्स जीरो। अच्छा, ये नेट फोर्स जीरो ना, हर डायरेक्शन में जीरो है, तो एक्स एक्सिस में अलग से मैं कर सकता हूँ, नेट फोर्स एक्स एक्सिस का जीरो, नेट फोर्स वाई एक्सिस का जीरो। कई बार हमें ये सवालों में कंपोनेंट लेने पड़ते हैं, जैसे इस सवाल में आप देख रहे हो इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो मैं टेंशन फोर्सेस एक्स में भी बैलेंस करूँगा तो नेट फोर्स एक्स में ज़ीरो, वाई में भी बैलेंस करूँगा तो नेट फोर्स वाई में ज़ीरो। देखिए जैसे इसका एफपीडी क्या बनेगा, इस तरफ टेंशन बी, ये टेंशन सी 45 डिग्री, और देखिए नीचे की तरफ कितना फोर्स है, नीचे की तरफ 10 kg मास है अगर, तो इसका अगर मैं अलग से एफपीडी बनाऊं तो mg नीचे, टेंशन ऑफ ए ऊपर, तो टेंशन ऑफ ए कितना आ गया 100। यस, अब मेरे को सारी रस्सियों के टेंशन अगर निकालना है, हर रस्सी का टेंशन निकालना है, तो सबका एफपीडी बनाएंगे, और नीचे जो टेंशन है ये पॉइंट पे वो 100 आ चुका है, तो यहाँ पे इसको हमने ऐसे 100 कर दिया। अब देखिए कंपोनेंट लीजिए, तो कंपोनेंट लेंगे तो इस तरफ क्या क्या आएगा बताओ, इस तरफ टी सी कॉस 45, टी सी साइन 45, नीचे 100। अब रेस्ट पे ना भाई साहब, तो ऊपर नीचे बैलेंस करिए,
तो आपको मिलेगा टी सी साइन 45 इक्वल टू 100, टी सी 1/√2 इक्वल टू 100, टी सी आ गया बेटा 100√2। ये सी स्ट्रिंग में टेंशन आ चुका है। अब टी सी कॉस 45 को टी बी के बराबर कीजिए, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 100√2 1/√2, तो ये आ जाएगा 100। तो इस तरीके से हर रस्सी का आपने टेंशन निकाला। आगे बढ़ते देखिए, एक छोटा सवाल है, बच्चे कुछ गलती करते हैं फटाफट से बता देते हैं। मान लीजिए रस्सी ए बी सी है, तो देखिए आप रस्सी के नीचे वाला देख लीजिए कितना वजन हैंडल हो रहा है। सी कितना हैंडल कर रही है वजन 5 kg, तो टेंशन एट सी आ गया 50। बी टोटल वजन कितना हैंडल कर रही है 5 और 3 8, तो टेंशन बी कितना आ गया 80। और उसी तरीके से ए देखिए टोटल वजन कितना हैंडल कर रही है 10, तो ए का टेंशन आ गया 100। अगर इसको स्टेप बाय स्टेप कराओ तो सी का एफबीडी बस बनाना है इस तरीके से, तो बैलेंस करिए, टी सी क्या आ गया 50। अब बी 3 kg का एफबीडी बनाइए, तो 30 नीचे, टेंशन बी ऊपर और इस पे टेंशन सी नीचे, तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे बेटा, तो टी बी इक्वल टू 30 प्लस टी सी की वैल्यू रख दीजिए और ये आ जाएगा 80। ऐसे ही 2 kg का एफबीडी बना के टेंशन ए निकाल सकते थे। अब यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम में आपसे नॉर्मल रिएक्शन पूछते हैं, अलग अलग जगह नॉर्मल रिएक्शन बताइए। तो देखिए, एक ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन बता दीजिए, ए बी सी, एक ए बी नॉर्मल रिएक्शन बता दीजिए, एक बी और सी के बीच का नॉर्मल रिएक्शन बता दीजिए। यहाँ देखो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आप जिस सरफेस का नॉर्मल बता रहे हो उससे ऊपर का वजन ले रहे हो। जैसे बी सी का नॉर्मल, उसके ऊपर कितना वजन है 20, तो नॉर्मल बी सी हो गया 20। जैसे ग्राउंड का नॉर्मल, ग्राउंड पे टोटल वजन कितना है 5 3 8 2 10, तो ग्राउंड का नॉर्मल हो गया एम जी 10 kg का एम जी। और अगर ए बी के ऊपर देखें तो 3 2 5, तो यहाँ पे आ गया 50, समझे। और अगर स्टेप बाय स्टेप करें एफबीडी बना के, तो देखिए सी का एफबीडी क्या होगा 20 नीचे, नॉर्मल बी सी ऊपर, तो नॉर्मल बी सी आ गया 20। अगर मैं 3 का एफबीडी बनाऊं बच्चे, तो 3 के एफबीडी में ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल बी सी नीचे है और नॉर्मल ए बी ऊपर, तो नॉर्मल ए बी कितना आ गया बेटा 30 प्लस नॉर्मल बी सी, नॉर्मल बी सी 20 है, तो ये आ गया 50। समझ गए। इसी तरीके से आप नीचे वाले का भी एफबीडी बना के ग्राउंड का नॉर्मल निकाल सकते थे, लेकिन आपको फटाफट से हमने सिखा भी दिया कैसे करना है। लेमीज थ्योरम पे बात की जाए, लेमीज थ्योरम क्या कहती है, बेसिकली जिन बच्चों ने मैथ्स में साइन रूल पढ़ा है उनको ये आराम से आ जाएगा। अगर एक बॉडी पे नेट फोर्स 0 है इक्विलिब्रियम में, और उस पे ये 3 अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, और इनके बीच का एंगल है θ1 θ2 θ3, ध्यान से देखना है यहाँ पे, F1 के अपोजिट एंगल को θ1 कहा है, F2 के अपोजिट F3 के अपोजिट। इस हालात में ये रेशो सेम होते हैं, F2 अपॉन साइन θ2 इक्वल टू F3 अपॉन साइन θ3। समझ गए बेटा। जैसे अभी हमने इक्विलिब्रियम वाला सवाल किया था, ये 3 फोर्सेस थे, है ना, तो इन तीनों में लगा सकते हैं। तो टी सी अपॉन ये वाला, टी सी के सामने वाला एंगल 90, उस तरीके से करना है आपको, एंगल ढूंढना है सामने वाला और उसके साथ डिवाइड करना है। तो अगर आप कंपोनेंट ना ले पाओ तो इससे भी आप कर सकते हो, कभी कभी आसान हो जाता है। आपको जो होमवर्क शीट मिलेगी बेटा, उसमें आपको सवाल मिलेंगे इसके एप्लीकेशन के और हर टाइप के जो हमने आज सीखा है। बच्चों एटवुड मशीन पे आते हैं जल्दी से। 2 मास स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं, पुली के साथ कनेक्टेड हैं। मान लीजिए M2 बड़ा है, M1 छोटा है। अगर आप एफबीडी देखोगे M2G का, तो M2G नीचे और टेंशन ऊपर। ये बेटा ध्यान से सुनना, मैं इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूँ, F इक्वल टू ma इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूँ। जिस तरफ एक्सिलरेशन है वो फोर्स भारी मानेंगे, M2G ज़्यादा बड़ा है और बड़े में से छोटा माइनस करना। तो इक्वेशन बनेगी M2G माइनस टी इक्वल टू M2 है।
फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट किया, बड़े में से छोटा माइनस किया, m2g माइनस टी। यहाँ पे देखिए टेंशन ऊपर, m1g नीचे, FBD बन गया। अब देखिए ऊपर वाला फोर्स बड़ा है तो बड़े में से छोटा माइनस कीजिए और ये बन गया आपका m1a। अब इसको देखिए यहाँ पे ना खूबसूरती देखिए इक्वेशंस की कितनी बढ़िया होती है। इन इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए तो देखिए माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाता है, टेंशन कैंसिल हो जाता है। m2g माइनस m1g, m1a प्लस m2a। देखिए एक्सिलरेशन आ जाएगा यहाँ से m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। अब आप एक्सिलरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो टेंशन आ जाता है इस केस का 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन का एक्सिलरेशन और टेंशन तुरंत याद कर लेते हैं ताकि ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है ना तो टाइम बच सके। इसके एक्सिलरेशन को देखो मैं एक और तरीके से सिखा रहा हूँ, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या है, कौन सा फोर्स है जो जिम्मेदार है आपके मोशन के लिए। इसमें टेंशन को मत लीजिएगा, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सब भूल जाइए, सिर्फ एक्सटर्नल। mg खींच रहा है इस तरफ और ये m1g उसको अपोज कर रहा है। देखिए आप इमेजिन करिए m2g बड़ा होगा तो ये इधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, लेकिन m1g उल्टा खींच रहा है, इफेक्ट को निगलेक्ट कर रहा है। तो m1g और m2g का सब्ट्रैक्शन करेंगे तब जाके नेट ड्राइविंग फोर्स आएगा और बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो डायरेक्ट m2g माइनस m1g नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास करके एक्सिलरेशन बता सकते थे बेटा। ये बस ध्यान रखना, बिना टेंशन लिए, आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस देखना है, जोड़ने की घटाने। जैसे ये देखिए सवाल, mg नीचे खींच रहा है, ठीक है, ये ड्राइविंग फोर्स हो गया, इसका mg बैलेंस हो गया है नॉर्मल से, तो इधर कोई भी ड्राइविंग फोर्स नहीं, तो एक्सिलरेशन क्या हो गया, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। यस, और इंडिविजुअल इक्वेशन बना के आप टेंशन निकाल सकते हैं, जरूर करिएगा, FBD बनाइए, एक्सेलरेशन के वैल्यू रख के टेंशन निकालिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे m2 ज़्यादा बड़ा है, मास आपको दिया है और ये इस तरफ जा रहा है ऊपर। अब अगर मैं फॉर्मूला बनाऊँ नेट ड्राइविंग फोर्स का, तो इधर से खींचने वाला, इंक्लाइन प्लेन पे खींचने वाला कौन सा फोर्स होता है, साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तो m2g साइन थीटा 2, यहाँ से उल्टा इफेक्ट है m1g साइन थीटा 1 का डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये आपका इस केस का एक्सेलरेशन आ गया। अब इंडिविजुअल FBD बना के इक्वेशन लिख के टेंशन निकाली जा सकती है, बट एक्सेलरेशन हमने आपको फटाफट तरीके से जल्दी से बता दिए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सूडो फोर्स। बच्चों समझना है यहाँ पे सबसे पहले नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जिसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जिसका एक्सेलरेशन जीरो है। नॉन इनर्शियल मतलब एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो है आपका वो एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर। यस, अब समझना मेरी बात। आप एक लिफ्ट में है, डब्बा लिफ्ट में, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो डब्बा भी ऊपर जा रहा है लिफ्ट के साथ। ग्राउंड से जब आप देखोगे तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आप देख रहे हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं लिफ्ट के ही अंदर जाके देखो, तो मान लीजिए आप लिफ्ट में ही चले गए, फिर आप इस ब्लॉक को देखिए तो लिफ्ट से देख रहे हो तो लिफ्ट एक्सेलरेटेड है, तो आप एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर कहलाओगे। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर से देखने पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। हमें न्यूटन के लॉज अप्लाई करने के लिए सूडो फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे देखिए m मास को हमने लिया, mg नीचे और नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट में है जमीन से नॉर्मल ऊपर। अब देखिए सूडो फोर्स है कैसे लगाते हैं। ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट सूडो फोर्स लगेगा। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ऊपर था, उसके अपोजिट सूडो फोर्स लगेगा। और सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी,
मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किसका? बॉडी जिसका एफपीडी बना रहे हो, बॉडी जिसका एफपीडी बना रहे हो, बॉडी ऑब्जर्व। एक्सेलरेशन किसका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। लिफ्ट जो जारी है उसका एक्सेलरेशन, जो ऑब्जर्वर है उसका एक्सेलरेशन। तो सूडो फोर्स पहली चीज कैसे लगाते? ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट। दूसरी चीज वैल्यू कितनी होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किसका? जिसका एफबीडी बना रहे। एक्सेलरेशन किसका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चे, जैसे मान लीजिए लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एम जी नीचे था बेटा, और सूडो फोर्स किधर होगा? नीचे ही होगा, एम ए। तो कई बार ऐसे सवाल होते हैं जिसमें जी बहुत आता है फॉर्मूले में। जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वो होता है 2π√L/g। यस, अगर मैं सिंपल पेंडुलम को इस लिफ्ट में रख दूं तो उसमें जी की जगह बेटा जी इफेक्टिव ले लेंगे आप। जी की जगह जी इफेक्टिव ले लेंगे, और जी इफेक्टिव क्या होगा? नेट में डाउनवर्ड फोर्स डिवाइडेड बाय मास, नेट में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, नेट में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ देखिए नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना हो गया? जी प्लस ए। तो अगर यहाँ पे मैं सिंपल पेंडुलम लगा दूँ तो उसका टाइम पीरियड होगा 2π√L/g+a। जी इफेक्टिव लेंगे। नीचे क्यों आया? सूडो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट। वैसे ही यहाँ पे अगर लिफ्ट नीचे जा रही होती तो सूडो फोर्स ऊपर लगता और जी इफेक्टिव हो जाता G-a। अगर ये फ्री फॉल कर रही होती बेटा तो जी इफेक्टिव हो जाता 0। फ्री फॉल में एक्सेलरेशन जी होता, G - G 0 हो जाता। तो इसीलिए हम कहते हैं वेटलेसनेस ड्यूरिंग फ्री फॉल। फ्री फॉल में नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता है, अपेरेंट वेट 0 हो जाता है, इफेक्टिव ग्रेविटी आप 0 ले सकते हैं। ये लिफ्ट नीचे आ रही थी, सूडो फोर्स ऊपर, mg नीचे, सूडो फोर्स ऊपर, इसीलिए माइनस किया है। ठीक है बच्चे, ये छोटी सी चीज ध्यान रखिएगा। आइए अब मैं यहाँ पे एक सूडो फोर्स का स्टैंडर्ड सवाल करा देता हूँ। ये सेटअप है, सब स्मूथ है, और आपको बुलाए इस सेटअप को आगे लेके जा रहे हैं। अब आप इमेजिन करो बहुत जोर से आगे ले जाओगे तो डब्बा ऊपर की तरफ चला जाएगा, रोक दो तो डब्बा नीचे फिसल जाएगा। आपको बोल रहा है कितने एक्सीलरेशन से मैं चलाऊं ताकि डब्बा स्लाइड ना करे। ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ओवर इंक्लाइन, ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ओवर इंक्लाइन। कैसे करेंगे बेटा? देखो, पहले आप एफपीडी बनाओ, mg sin थीटा, mg cos थीटा, नॉर्मल, ये आपको आता है। अब आप अगर विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन, या उसे वेज भी कह सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू वेज बनाओ, तो आप इसी पे बैठ के देखोगे डब्बे को, तो आपका ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल हो गया, एक्सेलरेटेड हो गया। तो सूडो फोर्स लगेगा किधर? ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, तो सूडो फोर्स पीछे इस तरफ एम ए। अब सूडो फोर्स के कंपोनेंट लो इधर इधर, तो देखिए इधर कंपोनेंट आ जाएगा एम ए कॉस थीटा। अब आप क्या चाहते हो? डब्बा कहीं ना जाए, तो विथ रिस्पेक्ट टू वेज रेस्ट पे रहे, तो ये दोनों फोर्स बैलेंस एम ए कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। बेटा एम से एम कट गया, और देखिए कॉस नीचे चला गया, ए आ गया जी टेन थीटा। ये बड़ा फेमस सवाल है, याद रखेंगे ये। जी टेन थीटा एक्सेलरेशन से लेके जाओगे सिस्टम को तो डब्बा नीचे ऊपर नहीं फिसलेगा, ऐसा लगेगा डब्बा चिपक गया, लेकिन स्मूथ केस में ही। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर लेना हो तो एप्लीकेशन कैसे ले सकते हैं। मान लीजिए दो चार्ज है हमारे पास, इन दोनों को मैंने रस्सी से कनेक्ट किया, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस प्लस चार्ज बेटा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इनके रिपल्शन का फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आप आगे जाके सीखोगे, ये आता है K Q1 Q2/r²। K बेटा एक कांस्टेंट है, Q1 Q2 इनके चार्ज हैं, और R इनके बीच का डिस्टेंस है। तो रस्सी सीधी थी पहले, फिर ये रिपल्शन के बाद ऐसे हो गए। मान लेते हैं हम एंगल थीटा थीटा ये टर्न हो चुके हैं। अब ध्यान से समझिए, इसका एफपीडी बनाइए, तो mg नीचे, टेंशन इधर, और इनके बीच का रिपल्शन, तो इस पे रिपल्शन इस तरफ आएगा बेटा, तो F इलेक्ट्रिक इधर, और देखिए y एक्सिस से एंगल थीटा आप बना लीजिए। समझ गए बच्चे? अब देखिए अगर इक्विलिब्रियम बोले हैं
तो आप यहाँ तो लेमीज थ्योरम लगा सकते हो या फिर कंपोनेंट ले लें। तो देखिए ऊपर क्या आ गया, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला आप आगे जाके सीखोगे mg। कंसेप्ट देखो, तो ये दोनों बैलेंस क्योंकि इक्विलिब्रियम में, और ये दोनों बैलेंस, तो इक्वेशन क्या बनेगी देखो, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। जब भी ऐसी साइन कॉस में इक्वेशन बनेगी ना बेटा, पहला थॉट आना चाहिए डिवाइड कर दो, डिवाइड करो, टेंशन टेंशन कट गया, एफ इलेक्ट्रिक अपॉन mg, ये टेन थीटा आ गया, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। एंगल पूछते कई बार, तो वो एंगल इससे आप बताओगे। फिर आपके पास दूसरा थॉट क्या आएगा दिमाग में, साइन थीटा कॉस थीटा में स्क्वायर करके ऐड करना। दोनों इक्वेशन को देखो स्क्वायर करके ऐड कर दो, LHS RHS, ये बनेगा कॉमन लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इससे देखिए आप यहाँ से टेंशन निकाल सकते हैं, या फिर आप टेंशन ऐसे भी बोल देते हैं कि जो टेंशन होगा वो इन दोनों के रिजल्टेंट के अपोजिट होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके अपोजिट और इक्वल, वैसे भी टेंशन बता सकते थे। अब ये स्टैंडर्ड केस है, पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अभी कितना आसान लग रहा है क्योंकि हमें NLM आ गया। अगर ये बिना NLM के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे तो दिक्कत देता है। आइए आगे जाने से पहले आपको एक इरोडोव का भी सवाल करा दिया जाए। जल्दी से पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए, अटेम्प्ट करिए और फिर मेरे आंसर से मैच कीजिए। एक पुली है जिसको एलिवेटर की सीलिंग से फिक्स कर दिया, दो मास है M1 M2 लगा दिए और एलिवेटर कार यानी लिफ्ट को ऊपर एक्सेलरेट किया W0 एक्सेलरेशन से, और फिर आपसे पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ M1 बताइए रिलेटिव टू लिफ्ट। आइए बता देते, सब बता देते। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम, लिफ्ट ऊपर जा रही थी, एक्सेलरेशन था W0 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। जब मैं FPD बनाऊंगा तो ये ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल हो गया है, तो आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। जब भी ऐसे लिफ्ट वाले सवाल आएंगे ना, सूडो फोर्स लगाना मत भूलना। तो देखिए M1 पे नीचे सूडो फोर्स M1 W0, M2 पे नीचे सूडो फोर्स M2 W0। M1 के सूडो फोर्स में M1 का मास आएगा, M2 के सूडो फोर्स में M2 का मास आएगा। तो देखिए mg सूडो फोर्स टेंशन, mg सूडो फोर्स टेंशन। अब ये मान लिया मैंने M2 भारी है तो M2 नीचे जा रहा है, M1 ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों का सम -T। देखिए इक्वेशन कैसे बन गई, इक्वल टू M2 इंटू ए, एम है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए फोर्स ये बड़ा माना जाएगा, ऊपर जाना, तो टेंशन माइनस ये दोनों, देखिए इक्वेशन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ये एक्सेलरेशन है, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट FBD है, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ये एक्सेलरेशन है, इसीलिए लिखा है ए रिलेटिव। अब देखिए खूबसूरती इन इक्वेशंस की, ऐड करते से टेंशन गायब हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन देखिए क्या बनेगी, M2 माइनस M1 G प्लस W0 अपॉन M1 प्लस M2, ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो बच्चे आप सॉल्व करना ही है, एक्सेलरेशन आ गया M1 का विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये आपको मिल चुका है। अब अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछे तो, क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों से पूछा था, विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर शाफ्ट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपसे पूछा था, तो ग्राउंड से देखने पे लिफ्ट भी तो ऊपर जा रही है W0 और उसके अंदर जो ब्लॉक है वो भी ऊपर जा रहा है, तो आप ग्राउंड से देखोगे तो डबल इफेक्ट है ऊपर जाने का, इसीलिए ग्राउंड से जब देखेंगे तो आपका एक्सीलरेशन ऐड होगा AR प्लस W0। ये जो एक्सीलरेशन है विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है, ग्राउंड से देखने पे W0 ऐड होगा, तो M2 माइनस M1 G प्लस W0 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस W0। समझ गए बेटा, ये एक्सेलरेशन आप LCM लेके बता सकते हैं। ये एक्सेलरेशन हो गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और ये एक्सेलरेशन हो गया लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों ऐसे देखा जाए तो बहुत बड़े चैप्टर हैं,
पढ़ाने में काफ़ी दिन लग सकते हैं, लेकिन हम वो चीज़ें सीख रहे हैं जो हमें 12th में जाने से पहले कंपल्सरीली आनी चाहिए। वो सब हमने आज के लेक्चर में कवर किया। एक बहुत अच्छे सवाल भी कराए, इनका आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं इरोडोव के सवाल कराना तो कमेंट करके बताइएगा। बच्चों, होमवर्क की शीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। खूब मेहनत करिए और घबराइए मत। अगर आपका 11th कमज़ोर भी रह गया है तो भी ये सीरीज़ आपको एहसास नहीं होने देगी उसका। 12th में जाके आप मजबूती से जाएंगे और 12th में हम धीरे धीरे पूरा डिटेल में 11th के चैप्टर्स भी कवर कर रहे होंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चों।